हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हकीमुद्दीन खान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। गाइस, इन दिस टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. This topic of your syllabus have very important role. So everybody have to learn this topic and it's very important. So please try to understand what are the concept related to conditional probability. Or I think I can say that the one question is compulsory from this topic for the exam. ओके, तो व्हाट इज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज वीडियोस से अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं, आपको कुछ लर्निंग हो रही है, तो प्लीज इनको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि इन्हीं चीजों से वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता है। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, और शेयर भी करें, और अगर सब्सक्राइब तो जरूर करें, तभी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मुझे भी थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो चलिए ठीक है, बिना देर किए शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो। सबसे पहला इसमें टॉपिक का नाम होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जिन बच्चों ने 11th 12th में मैथ्स को पढ़ा है वो उन्होंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, लेकिन स्पेशली जो नॉन मैथ वाले बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान से इसको समझें। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन दे रहा हूँ। when two or more than two, मतलब when two or more than two events occurs in connecting with each other. Okay, when two or more than two events occurs in connecting with each other, their simultaneous occurrence is called a compound event. ये डेफिनेशन आपको याद आ रहा होगा कि मैंने अभी जो इससे पहला वाला वीडियो था उसमें दिया था। ओके, तो when two or more than two events occurs in connecting with each other, their simultaneous occurrence is called a compound event. compound event का डेफिनेशन हमने दिया था पिछली वीडियो के अंदर। जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को वॉच करें और वहाँ अच्छे से समझे कि कंपाउंड इवेंट क्या होता है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए is called conditional probability of A on the condition that B has already happened या occurred. गाइस देखना, इसको ना क्लियरली समझने के लिए आप एक बात याद रखें। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान में रखें कि कंपाउंड इवेंट क्या होती है। कंपाउंड इवेंट का सिंपल सा डेफिनेशन आपके पास होता है कि व्हेन टू और मोर देन टू इवेंट्स अकर्स कनेक्टिंग विद ईच अदर, देयर साइमल्टेनियस अकरेंस इज कॉल्ड ए कंपाउंड इवेंट। अब कम से कम दो इवेंट आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए होना चाहिए। ओके, यू रिक्वायर्ड एटलीस्ट, मतलब मिनिमम एटलीस्ट टू इवेंट्स फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड या बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। जनरली इट इज नोटेड बाय पी ऑफ बी बाई ए। देखना, पी ऑफ ए बाई बी के ऊपर या बी बाई ए के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस को ना लिया था मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में, तो वहां से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। इस वाले टॉपिक को मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से भी थोड़ा सा लिंक किया जा सकता है। पी ऑफ ए बाई बी का मतलब होता है कि आपके पास दो इवेंट है ए और बी। ओके, तो इवेंट ए इज गोइंग ऑन बट इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। जो इवेंट हो चुकी है, जो इवेंट कंप्लीट हो चुकी है, उसको हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो अगर आपने लिखा पी ऑफ ए बाई बी, तो इसका क्लियर मीनिंग होगा कि इवेंट ए इज गोइंग ऑन एंड इवेंट बी इज कंप्लीटेड या इवेंट बी इज अकर्ड। अगर आपने लिखा पी ऑफ बी बाई ए, तो इसका भी क्लियर मीनिंग ये होगा कि इवेंट बी इज गोइंग ऑन और इवेंट ए इज अकर्ड। कहने का मतलब इन जनरल, शॉर्ट में सिंपल कहने का मीनिंग ये होगा कि जो इवेंट नीचे लिखा जाता है वो इवेंट कंप्लीट तरीके से हो चुकी है, और इवेंट जो न्यूमरेटर में ऊपर जो इवेंट लिखी गई है, दिस इवेंट इज गोइंग ऑन। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट और रिलेटेड टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब मैं बात करता हूँ इस पर क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना होता है और किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, हाउ वी अप्लाई। ओके, तो एक एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ
let A, B and C toss a coin in succession on the understanding that the first one to throw a head wins. What are their respective chances of their winnings? क्वेश्चन को जब तक आप अच्छे से एक या दो बार समझ कर रीड नहीं करेंगे, तब तक आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें प्रोबेबिलिटी का अप्लाई होना है। ओके, तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और समझिए कि क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो मान लीजिए आपको आपको गिवन क्या है, ए बी एंड सी टॉस ए कॉइन। ए बी एंड सी तीन लोग हैं, उन्होंने किसी कॉइन को टॉस किया इन सक्सेशन ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट द फर्स्ट वन टू थ्रो ए हेड विंस। फर्स्ट वन टू थ्रो ए हेड विंस। व्हाट आर देयर रेस्पेक्टिव चांसेस ऑफ देयर विनिंग्स। अब गाइस इस क्वेश्चन को ना हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। कैसे होगा, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। Let A is to win, he should throw a head in first or fourth or seventh throws. क्योंकि ABC है, टॉस ए कॉइन है, इन सक्सेशन ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट द फर्स्ट वन टू थ्रो ए हेड विंस। ये लाइन का समझना बहुत जरूरी है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो सॉल्यूशन क्या आपके पास है, लेट ए इज टू विन, अगर ए को जीतना है, ही शुड थ्रो ए हेड इन द फर्स्ट फोर्थ एंड सेवेंथ थ्रोज। इफ बी इज टू विन, अगर बी को जीतना है, ही शुड थ्रो ए हेड इन सेकेंड और फिफ्थ और एट्थ थ्रोज। इफ सी इज टू विन, then he should throw a head in the third, sixth and ninth throws. अब ये चीजें कहाँ से आई हैं, ये चीजें तो समझना है आपको, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपके पास कितने लोग हैं, ABC है, तो अगर ABC टॉस ए कॉइन इन कॉइन को, सक्सेशन जो वर्ड है यहाँ, इसका मीनिंग बहुत ज्योमेट्री बहुत ग्रामेटिकली समझना है, इसका वर्ड मीनिंग समझना है कि इसका वर्ड मीनिंग क्या है। ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट द फर्स्ट टू और थ्रो इज ए हेड विंस। तो चलिए, तो ये चीजें इसके इस ये जो आपने क्वेश्चन आपको गिवन है ना, तो यहीं से आप इसको देखेंगे तो ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों लिखा गया है। तो नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग इन द फर्स्ट थ्रो इज इक्वल टू 1/2। वेरी सिंपल, जब पहली बार कॉइन को टॉस किया गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग इन द फर्स्ट थ्रो विल बी 1/2। ये बात मुझे लगता है कि सबको समझ आ गया होगा। इफ इट ए लूजेस, ए को लॉस हुआ या लूज हुआ, लूज नहीं लॉसेस होगा वर्ड ये, आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्गली। इफ ए लॉसेस, अगर ए को लॉस होता है, देन बी विल गेट ए चांस। Then the probability of B successes in the second throw is combined probability that A loses and then B wins. देखना यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ चुका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, बहुत ध्यान से देखिए। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग इन द फर्स्ट थ्रो इज 1/2। इफ ए लॉसेस, अगर ए को लॉस होता है, देन बी विल गेट ए चांस। then the probability of B successes in the second throw is the combined probability that A loses and then B win. तो इट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, क्योंकि लॉस करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और विन करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। अच्छा, लॉस करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 कैसे हो गया और दोनों की 1/2 कैसे हो सकती है, आपको पता है। अगर किसी इवेंट के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो उसके फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। क्यों, क्योंकि PA प्लस PB इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और वो कब होता है, जबकि PA इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस एंड PB इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो उस केस में PA प्लस PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑन द सेम पैटर्न यहाँ पर भी अगर विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2 होगी। तो दैट्स वाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल टू 1/4। So now the probability that C wins to third throw will be combined probability that A and B losses and then C wins. So it is A और B losses का क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। और C कब विन करेगा, इसका विन करने का क्या होगा, 1/2 होगा। तो अगेन क्या हो गया, 1/8 हो गया। तो सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी दैट A wins in fourth throw,
तो फोर्थ थ्रो में ए विन करेगा, तो फोर्थ थ्रो का मतलब हो जाएगा 1/2 to the power 4, 1/2 to the power 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1/2, मतलब 1/8 इंटू 1/2, दैट इज 1/16. Hence, the probability of a success is equal to 1/2 plus 1/2 to the power 4 plus 1/2 to the power so on 7 plus so on. Guys, अब इस क्या है, ये एक सीरीज यहाँ पर बन जाता है। तो सीरीज बन गया तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ये बन जाती है आपकी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है ना, वो कैसे निकालते हैं, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 - r, where a is the first term and r is the common ratio। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1/2, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 हो गया। r का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, दैट इज 1/2। तो 1 - r का मतलब 1 - 1/2 का स्क्वायर। ओके, तो सिंपली 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सक्सेस क्या हो जाएगा, 1/2 to the power 3 प्लस 1/2 to the power 5 प्लस 1/2 to the power 8 सो ऑन इज इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या होगा। अगेन ये फॉर्मूला यहाँ पर मैं यूज करूंगा, 1/2 का स्क्वायर 1 - 1/2 का होल पावर 3 इक्वल टू 2/7। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सक्सेसेस विल बी 1/7। तो गाइज इस तरीके से आपको यूज करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को। याद रहे बेटा आपको कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के क्वेश्चंस हमेशा आपको क्वेश्चन पेपर में, एग्जामिनेशन पेपर में मिलेंगे। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल भी लेता हूँ, सो दैट कि हो सकता है कि अगर फर्स्ट एग्जांपल से थोड़ा क्लैरिटी आपको नहीं आई हो, तो माइट बी पॉसिबल कि इस एग्जांपल से आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। If four whole numbers taken at random are multiplied together, find the chance that the last digit is the product B 1, 3, 7 और 9। ये क्वेश्चन समझा आपने जो मैंने अभी रीड किया है। इफ फोर होल नंबर्स डू यू नो व्हाट आर होल नंबर्स। होल नंबर्स होता है, देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स एट इंफिनिटी, मतलब 1 to इंफिनिटी, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन अगर नंबर 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है होल नंबर। अगर मैथ्स में इसको डिफाइन किया जाए तो हम बोलेंगे इफ 0 इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिकम होल नंबर। ओके, तो अब यहाँ पर होल नंबर के बारे में बात की गई है। फोर होल नंबर्स टेकन एट रैंडम आर मल्टीप्लाइड, कोई भी चार होल नंबर लिए गए हैं, उनको एट रैंडम लिए गए हैं, कोई भी फोर होल नंबर्स टेकन एट रैंडम आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, फाइंड द चांस दैट द लास्ट डिजिट इज द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट बी 1 3 7 9। ये चांस क्या है कि जो उनके प्रोडक्ट के लास्ट डिजिट है वो 1 3 7 और 9 होंगे। तो सॉल्यूशन वेरी सिंपल, कोशिश करते हैं। तो लास्ट डिजिट ऑफ द होल नंबर कैन बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट डिजिट ऑफ द होल नंबर कैन बी, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9 ये हो सकते हैं। इसके बाद तो 10 आ जाएगा ना। तो इफ द लास्ट डिजिट इन द नंबर इज 1 3 7 और 9, कितने नंबर्स हैं, 1 3 7 एंड 9, फोर नंबर्स, देन द नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाई 2 और 5, विल नॉट बी डिविजिबल बाई 2 और 5 करके देख लीजिए। अगर लास्ट डिजिट किसी का 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 9 होगा, तो ये नंबर्स डिविजिबल नहीं होंगे किससे, 2 और 5 से। Hence, the probability that the number is not divisible by 2 or 5, number is not divisible by 2 or 5 is 4/10. Why it is 4/10? Because total numbers are 10, starting from 1 to 9, 0 1, देखिए 0 0 काउंट कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
टोटल नंबर्स कितना हो गया, 10 हो गया। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1, 3, 7 और 9, 4। तो इट मीन्स 4/10, that is 2/5. 5. Hence, the probability that the number is not divisible by 2 or 5 is 4/10, that is 2/5. Now, the probability that all the four numbers are not divisible by 2 or 5. देखिए ये प्रोबेबिलिटी है, नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और 5, तो 2/5 हो गया। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल फोर नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2 और 5, तो 2/5 होल पावर 4 हो गया। क्यों? क्योंकि फोर नंबर्स यहाँ पर हमें बोला गया था कि टेक फोर नंबर्स आर टेकन एट रैंडम मल्टीप्लाइड। तो इट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 2 and 5, ऑल नंबर्स विल बी 2/5 की पावर 4, दैट इज 16/625, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसको समझने का। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा, आप हिम्मत मत हारिएगा, इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहिएगा, मेहनत करिएगा, एक दिन आप जरूर इसमें सफल होंगे और आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी मैं लेके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, ए हैज 2 शेयर्स इन ए लॉटरी। गाइस, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे आपको। जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो ए हैज 2 शेयर्स इन ए लॉटरी इन विच देयर आर 3 prizes एंड 5 blanks। ए के पास क्या है, 2 शेयर्स हैं इन ए लॉटरी में, इन विच देयर आर 3 prizes एंड 5 blanks। ओके, एंड बी हैज 3 shares in a lottery in which there are 4 prizes and 6 blanks, so that A's chances of successes is to B's are 27/35। मतलब A के जो चांसेस हैं सक्सेस होने के B के रेस्पेक्ट में, उन दोनों का रेशो क्या है, चांसेस का 27/35 है। इसको भी करके देखते हैं। ओके, तो सिंपली देखिएगा यहाँ पर आप, A कैन ड्रॉ 2 tickets आउट ऑफ B, right? In 8C2, 8C2 ways, कैसे? A has 2 shares in a lottery in which there are 3 prizes and 5 blank। तो 5 और 3 टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर देखना, A कैन ड्रॉ 2 tickets आउट ऑफ B in 8C2, 2 शेयर्स है और टोटल कितना है इसमें, 8 है, 8 प्राइजेस, तो 8C2। गाइस, 8C2 को आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व कीजिए। तो 8C2 का मतलब होगा फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 6 फैक्टोरियल, और ये सिंप्लीफाई होके आता है 28 वेज, एंड ही कैन गेट ऑल ब्लैंक्स इन 6C2 वेज, ऑल ब्लैंक्स 6C2 वेज, क्योंकि टोटल ब्लैंक कितना था, 5 था ना, और एक उसमें आ गया इस साइड, तो कितना आ गया, 6C2, दैट इज 10 वेज। 6C2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 10 वेज। 6C2 का सोल्यूशन कैसे होगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ऑन सिंप्लीफिकेशन 6C2 गिव्स 10 वेज। तो ए कैन विन ए प्राइज 28 माइनस 10। देखिए ना, 8C2 क्या है, 8C2 है 28 वेज, और बेसिकली ये क्या है आपका, गेट और ब्लैंक्स, ब्लैंक्स का नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 10 होगा। तो 28 माइनस 10 दैट इज 18 वेज हो जाएगा जिन तरीकों से ए प्राइज को विन कर सकता है। तो ए कैन विन ए प्राइज इन 28 माइनस 10 दैट इज 18 वेज। हैंस चांसेस ऑफ ए सक्सेसेस, ए के सक्सेस के चांसेस क्या होंगे, 18/28, 28 is total ना, 18/28, that is 9/14। Now similarly we can do for B, and what about B? B के अंदर क्या है, now B can draw B can draw 4 tickets। क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन रीड करें। A has 2 shares in a lottery in which there are 3 prizes and 5 blanks, and B has 3 shares in a lottery in which there are 4 prizes and 6 blanks।
टोटल कितना होगा, 6 + 4 10 हो गया, और वो क्या है आपका 3 है। देखिएगा यहाँ पर, बी कैन प्राइज ए विन, look here, now B can draw 4 tickets in 10C2 ways. Total number of prize is 10 और टिकट 2, तो 10C2, और 10C2 का वैल्यू क्या आएगा 120 वेज। 120 वेज कैसे आएगा, अगेन फैक्टोरियल 10, 10C2 का वैल्यू फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 - 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से, तो 120 वेज आपका आ जाएगा। एंड ही कैन गेट ऑल ब्लैंक्स 6C3, अगेन 6C3 दैट इज 20 वेज। बिल्कुल जैसे हमने ए के लिए किया सेम करना है आपको बी के लिए भी। तो बी कैन विन ए प्राइज इन 120 - 20 दैट इज 100 वेज। तो हेयर चांसेस ऑफ बी सक्सेसेस क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेजेस के लिए क्या है 120 है, तो 5/6 आपका हो गया। तो देयरफॉर एज चांसेस ऑफ सक्सेस रेशो बीज चांसेस ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 9/14 रेशो 5/6। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है 27/35। तो गाइज ये क्वेश्चन भी आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब एक